बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, होता ये है कि हम अपनी ग़िज़ा के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि हमने आज ये खाना है, आज ये बनाना है। कोई हम गाड़ी में बाहर निकल रहे होते हैं और अगर कोई फल वाला खड़ा है, ऐसे लेके रेडी पे कोई सब्ज़ी खड़ा है, तो हम फ़ौरन डिसाइड कर लेते हैं हाय कैसी कैसी ताज़ा हरी हरी सब्ज़ियाँ हैं, ये लेके बनाएंगे, ये लेके खाएंगे। हाय इसका मौसम आ गया, ये फल भी आ गया, अच्छा ये भी बाज़ार में शुरू हो गया मिलना। हम फ़ौरन माइंड सेट कर लेते हैं, ठीक है कल लेकर आएंगे, अभी ये फल है घर में, ये ख़त्म कर लें ना, ऐसी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मौसमी फल, मौसमी सब्ज़ियाँ जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि खानी है, तो उसके बाद हमें हमारी सेहत में बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना अच्छी चीज़ें जैसे कैल्शियम हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गई, कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो हमें मिलेंगी। मगर कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत से ऐसे वाइटामिन या ऐसे मिनरल्स हैं जो नहीं होते और कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर अब बात ये आ जाती है कि जैसे घर के जो लोग हैं वो तो घर पे अपनी चीज़ें देख के कोई ना कोई सिनेरियो बना लेते हैं, जॉइंट फैमिली वाले, कपल रहने वाले। बट जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, वो ये सब चीज़ें सब देख ही रहे होते हैं। उनके पास रखने के लिए कोई ऐसा इतना इंतज़ाम नहीं होता, उनके पास इतने बड़े किचन नहीं होते हैं, उनके पास इतने बड़े कोई कैबिनेट नहीं होते, उनके पास इतने बड़े बड़े डीप फ्रीज़र फ्रिज नहीं होते जैसे घर की एक लाइफ होती है। तो और फिर उनके पास टाइम भी नहीं होता। अब इन सब सिचुएशंस की वजह से ना तो उनकी सेहत बहुत डाउन जा रही होती है। आपने देखा पढ़ने वाली बच्चियाँ होती हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मगर वो कुछ ग़िज़ा सही नहीं ले पाते जिसकी वजह से उनका वेट कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे फाका ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम हमारे पास जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि हॉस्टल लाइफ में रहते हुए या कोई ऐसी लाइफ जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत दूर हैं, मुल्क से दूर हैं और कोई शेयरिंग में रह रहे हैं कहीं, और आपको पता है बच्चे जाते हैं, तो किस तरीके से अपनी सेहत को भी लुक आफ्टर कर सकें। नईमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे आज इन सारी चीज़ों के चमत्कार राज पूछेंगे कि किस तरीके से हॉस्टल वाले बच्चों का ख्याल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं ये हॉस्टल वाले बच्चों का ख्याल कैसे होगा? सबका तो कर रही हैं आप, हाँ, तो अपने घर के बच्चों का, लोगों के बच्चों का, हॉस्टल के बच्चों का क्या होगा? हॉस्टल के बच्चों के बारे में ही मैंने सोचा है, उन्हीं के बारे में मैंने रिसर्च की है। असल में मैं उनके लिए ही फ़िक्रमंद हुई कि चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे आप खुद कमाई के सिलसिले में रह रहे हैं, ठीक है, अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अपने किचन से दूर रह रहे हैं, माओं से, बीवियों से, बहनों से जो करके देने वाली हैं, ठीक है ना, और या चाहे आप हैं, ख़वातीन भी हैं उसमें, ख़वातीन भी हैं उसमें कि जो मजबूरी के तहत हॉस्टलाइज हैं या अपने घरों से दूर है, लेकिन उनको सेहतमंद खाना कैसे मिले। तो ये एक मेरे माइंड में आइडिया आया, तो उसके ऊपर मुझे काम करते हुए तो 3, 4, 5 महीने लगातार हो गए हैं कि कैसे किया जाए इसको, कि पॉकेट फ्रेंडली प्रोटीन जो है, एक्चुअली प्रोटीन, फ़िज़ा मैं प्रोटीन पे बात करूँ, हमारी पूरी बॉडी जो है प्रोटीन पे ही तो खड़ी है। मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं प्रोटीन से। अगर हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर वहीं से बुढ़ापा, कमज़ोरी, लथार्जिक, ज़िंदगी में कोई भी काम है आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। एक्चुअली ये था, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा फोकस्ड जो है वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने पढ़ना है, घरों से दूर भी रह रहे हैं, पढ़ने के लिए भी रह रहे हैं, और फिर वो बेचारे बाजार का खा खू के, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह घर से खा के जाते हैं, घर आके खाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हॉस्टलाइज हैं कि वो पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, मेरी अम्मी कहती थी कि जैसे किसी मजदूर से ईंट उठवा लो, मजदूरी करवा लो, सामान उठवा लो, काम करवा लो, तो वो जो फिजिकली काम कर रहा होता है ना वो इतना नहीं थकता। वो जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वो जो दिमागी हालत होती है ना उनकी, वो सारा फोकस लगा हुआ होता है और सारी एनर्जी जो है ना उनकी लगी हुई होती है, जिसमें वो पढ़ाई में चीज़ें समझ रहे होते हैं, याद कर, वो बच्चे ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा जल्दी थकते हैं, और फिर उनको खुराक भी सही ना मिले। हाँ। तो आज फोकस टोटली ये है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, असल में जो वर्ड जो मैं यूज करूंगी वो होगा कि प्रोटीन जो है वो आपकी पॉकेट में, प्रोटीन आपकी पॉकेट में होगी। आप चलते फिरते प्रोटीन कैसे ले लेंगे, और वो भी असली, ओरिजिनल, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया मैंने। आपको पता है मेरा जो वास्ता है वो नेचर से है, मेरा स्लोगन जो है बैक टू नेचर है। तो मैंने नेचर पे रह के ही, क्योंकि इतने दिन मुझे सिर्फ इसलिए लगे कि मैंने कहा नेचर पे रह के ही मैं कुछ ऐसा, कुछ नया, कुछ ऐसा पॉकेट फ्रेंडली भी हो, आपकी कैटल फ्रेंडली भी हो, ठीक है, आपका किचन फ्रेंडली, आपका टाइम फ्रेंडली, ऐसी चीज मैंने बनाई है कि जो
आप, मैं कहूँगी कि जो प्रोटीन है वो आपकी पॉकेट में, पॉकेट से मतलब ये है कि आपको टाइम भी नहीं लगना और यूं झटपट जिस तरह पॉकेट से निकालते हैं ना, ये लें और ये चीज दे दें, ठीक है ना, वो आप जहर खरीद रहे होते हैं बाहर से, वो आप अनहेल्दी चीजें खरीद रहे होते हैं। वो अब पॉकेट का मतलब सिर्फ एक सिंबल है कि आपकी पॉकेट में, आपकी सेहत आपकी पॉकेट में है। प्रोटीन का तावीज पॉकेट में रखे, प्रोटीन का तावीज आप पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये था कि मैंने खास तौर पे जो सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, वो देखिए दालें हैं, ठीक है। जो लोग गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त तो है ना प्रोटीन के लिए, अंडे हैं प्रोटीन के लिए, दूध लेते हैं हम कैल्शियम के लिए, लेकिन मैंने प्रोटीन को फोकस किया है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप दालों से कैसे ले सकते हैं? दाल सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट में बनाएंगे, 2 मिनट में, सिर्फ आप घड़ी में टाइम देख के 2 मिनट में दाल, इधर आप तैयार नहीं होंगे, इधर आपकी दाल बन जाएगी। आप चेंज नहीं करेंगे हॉस्टल वाले बच्चे, इधर आपकी दाल बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इधर आपकी दाल बन जाएगी। आप कैटल के अंदर, जो हॉस्टल में, ऑफिस में, यहाँ तक कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे बैठे, इधर बैठे बैठे आप अपनी इधर कैटल लगाएं, इलेक्ट्रिक कैटल, और आपकी दाल तैयार हो जाएगी। और दाल भी ओरिजिनल, असली, आपके सामने लाइव में बनाऊंगी, आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगी। इसलिए कौन सी दालें देखिए, दाल इसके अंदर है, चने की दाल है, माश की धुली जाएगी जी जी जी, चना भी 2 मिनट में। माश की दाल है, इसके अंदर मैंने डाली है मूंगी की दाल, ठीक है। मूंगी की दाल की उसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 20 to 25% जो होता है वो माश की दाल में होता है, 20 to 24% जो होता है वो मूंगी की दाल में होता है, और इसके जो चने की दाल है उसमें 15 to 20% होता है। तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। इसके अलावा आप कोई भी दाल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप साबुत मसर बना लें, आप मसर की जो धुली हुई दाल होती है वो बना लें। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दूंगी, एक रेसिपी दूंगी कि आप सब, खास तौर पे उन माओं को भी दूंगी कि जिनके बच्चे, क्योंकि हमारी ना देखने में, मेरे प्रैक्टिस में जो बात आई थी, जो मेरे देखने में आई थी कि मेरे कजन्स दूर के इधर रह रहे थे, लाहौर में रहते थे, हॉस्टल में, गांव से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो वो मेरी चाचियाँ, मेरी मामियाँ पता क्या करती थी, भाभियाँ, वो इतने दिन उन्होंने कंटेनर लिए हुए थे, तो मुख्तलिफ तरह की सब्जियाँ बना कि वो भी जाहिर सी बात है ये चाहती थी कि बच्चे इससे बचें, बाहर के खानों से। तो इतने बड़े बड़े ना डब्बे भर भर के, छोटे छोटे कंटेनर वाले, मुख्तलिफ तरह की सब्जियां हैं, गोश्त हैं, कबाब हैं, ये वो, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा एटलीस्ट बाजार के खाने से तो बचते हैं ना। एफर्ट भी है, हाँ। फिर वो क्या होता था, कहती थी कि अक्सर खाने ना बच जाते हैं क्योंकि इनको उलझन होती, फ्रीजर से निकालना है, जहाँ पे रखवाते थे, हर जगह पे तो फ्रीजर अवेलेबल नहीं है, आपको कभी कभी तो अपने हालात के मुताबिक एक रूम में ही रहना पड़ता है। तो उस रूम में रह के, उस एक चारपाई पे रह के भी आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, मैंने सिर्फ उस पे गौर किया। क्या बात है। मैंने उस पे गौर किया कि हम अपनी पूरी स्टूडेंट, देखिए सबसे ज्यादा जो हमारा तबका है, जो हमारी यूथ है, यूथ को आपने हेल्दी कैसे रखना है, यूथ को आपने स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, जिसके ऊपर हमारा पूरा माशरा जो है वो बिल्ड करता है। दिमाग को ग़िज़ा मिलेगी तो दिमाग को ग़िज़ा मिलेगी तो दिमाग चलेगा ना। अल्लाह का शुक्र है ग़िज़ा खाती हूँ तो ये चलता है। ये चला चला के मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला। सेकंड में जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज एक सब्जी पे बात करूंगी, ये तो प्रोटीन पे है, दालों पे है, ठीक है। आज एक सब्जी पे बात करूंगी, वो सब्जी ऐसी है कि जो अब से 2 महीने, अच्छा, ये वाली सब्जी का आप मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने वैसे वहाँ पे बतानी है ना, ठीक है। ब्रेक के बाद आइए, फिर आपको पॉकेट प्रोटीन जो है वो कैसे मिलेगा अपनी पॉकेट में, जानते हैं। ओके, वेलकम बैक। और आप बताएं थी सब्जियों के बारे में कुछ, फिर हम यहाँ पे आते हैं। आज मैं ना एक ऐसी सब्जी के बारे में भी बात करूंगी कि जिसको आप अभी 2 महीने जो गुजरे हैं ना पहले, उसमें वो काफ़ी मिकदार में थी, जो कि हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, जिसके अंदर करक्यूमिन, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, हल्दी, ताज़ा हल्दी आई थी अभी मार्केट में। वो आप ये कहें कि 2 साल पुरानी हल्दी नहीं है, अभी 2-3 महीने पहले की जो हल्दी वो भी, लेकिन अभी गीली हल्दी भी कहीं कहीं मिल रही है। लेकिन हमने इसी साल की जो फ्रेश हल्दी है उसको कैल्शियम में कैसे चेंज करना है, ठीक है। अच्छा। कैल्शियम में कैसे चेंज करना है, मीन्स के उसके अंदर जो करक्यूमिन है, जो हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारी इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, हमारी गट को, इम्यून को बूस्ट करता है, हमारे गट को क्लीन करता है, और हमें हमारे दिमाग की सेहत को अच्छा करता है। उसके अंदर होता है 5 to 6% करक्यूमिन हल्दी के अंदर। लेकिन हम उसको डबल कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर वो कौन सी चीजें ऐसी मिलानी है आपने, एक खास प्रोसेस है, वो अभी आपके शो में ही मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, और फिर आगे आप लोगों ने कैसे करना है वो भी आपको कंप्लीट गाइड करूंगी। अभी मैं आती हूँ आपकी पॉकेट, जो आपका प्रोटीन जो है वो आपकी पॉकेट में कैसे। अच्छा, और ये हल्दी इस्तेमाल क्यों करनी है और किन लोगों को करनी है?
ये करनी है आम बंदों को करनी। जिस तरह मैं एक बात बताती हूँ ना हमेशा कि हल्दी का इस्तेमाल आप हमेशा एक चुटकी अगर अपनी लाइफ में डेली कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, आपकी हार्ट हेल्थ ठीक रहेगी, आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ये आपका एंटी एजिंग भी है हल्दी जो है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, फ्री रेडिकल्स को और आप ये कहें कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दिमाग की सेहत को ठीक करता है, आपकी बॉडी से देखिए सबसे बड़ी बीमारी कहाँ से बनती है? इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है ये। इन्फ्लेमेशन जब खत्म होती है तो बड़ी, जिस तरह के सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, कैंसर के अगेंस्ट हल्दी को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमारे बहुत ज्यादा हम सब ने सुना था जो सिद्धू पाजी हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपनी बीवी का इलाज किया, माशाल्लाह वो हशाश विशाश वो जिंदगी गुजार रही हैं और उन्होंने सारा नेचर से इलाज किया था। इसलिए मैं नेचर से ही दूसरी चीज लेके आई हूँ। नहीं, मगर मैं साथ साथ इसको करेक्ट कर दूं, ये बात जाएगी। बाद में उनका पता चला था कि वो मेडिकल इलाज भी करवा रहे थे, हॉस्पिटल्स भी जाते थे, उनकी प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ट्रीटमेंट भी हो रही थी। फिर ये ना हो कि कोई उनकी पाजी वाली बात सुन के सिर्फ जो है ना डॉक्टर्स के पास ना लेके जाए और सिर्फ ऐसे हर्बल चीजों से इलाज करें। वो साथ साथ दोनों चीजें उन्होंने की। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको कैंसर है उसके लिए मैं नहीं बता रही, अगर आप उसको डेली यूज करते हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगी नहीं। ठीक है, उन्होंने एंटी इन्फ्लेमेशन बताया था, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट तो वो करवा रहे थे। ट्रीटमेंट तो आप भी अगर खुदा ना खासा सीवियर कोई प्रॉब्लम तो डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए, डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। देखें यहाँ पे हमारे पास जितने माहिर लोग आते हैं वो आपको ये रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर किस लिए बैठे हैं ना, डॉक्टर बड़ी बात जाना चाहिए, सीवियर है तो डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप नेचर के करीब रहते तो फिर आप डॉक्टरों के पास भी इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो हल्दी पे आज जो मैं फार्मूला आप लोगों को इसके बाद जो हल्दी का फार्मूला बताऊंगी वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही जदीद, पाकिस्तान में पहली बार आज मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे बाद आप सब बनाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में आज पहली बार मैं बना रही हूँ, मेरा दावा है। क्योंकि रेसिपी आपकी ये बनाई, आप बनाएंगी, आप तो फिर सारे बनाएंगे। नहीं, ये बताया भी नहीं, नहीं ये बताया भी नहीं किसी ने, दावा इसीलिए मैंने किया। अच्छा, हाँ, ये दावा मैंने किया। इंशाल्लाह अब बनाएगा पूरा पाकिस्तान और हेल्दी भी हो जाएगा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीजें मैं आपको पकड़ाती जाऊँ, ये वाली है नहीं? हाँ, पहले हम बताते हैं। ये देखिए दालें दिखा दूं मैं आप लोगों को, ये दालें नजर आ रही है ना सारी, मैं आपको इसके अंदर निकाल के दिखाऊंगी। ये मूंगी की दाल है, ठीक है। मूंगी के नीचे ये माश की दाल आ गई है, धुली हुई नजर आ रही है ना, इसके नीचे ये चने की दाल आ गई है, ठीक हो गया। ये दालें सारी आ गई। इन दालों को मैंने क्या किया है कि सिर्फ जिस तरह स्टोर में से कोई इसके ऊपर प्रिजर्वर ना लगा हो या कोई और डस्ट वगैरह ना हो, तो इसको मैंने कपड़े पे डाल के इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया। अच्छा। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ कर लिया। धोने की जरूरत नहीं है? नहीं, धोने की जरूरत नहीं, भिगोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, कुछ भी नहीं, ना धोया ना भिगोया ना कुछ नहीं किया। हाँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, डायरेक्ट पैन के अंदर इसको इस तरीके से डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसको हम अब सिर्फ चम्मच का आप कहें कि 8वां हिस्सा सिर्फ हम इसके अंदर घी, ऑयल जो आपके पास है, ये देसी घी है, ठीक है, ये इतना सा आपने सिर्फ घी डालना है इसके अंदर। ये सही है, सिर्फ ये घी जाएगा, तो ना होने वाला, ना होने वाला। अच्छा, घी मैं वैसे एक टोटका दे दूं, वो इसीलिए फिर मैं कहती हूँ मेरी वीडियो देख लिया करें पूरी। दिमाग में ना अचानक से मेरे आमद होती है कि आपने मिर्चों को, दालों को, इन चीज़ों को अगर सालों साल महफूज रखना है ना, जैसे ही दालें लेके आते हैं ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और उसको सही मसल दें आपस में। अच्छा, आपस में अच्छे तरीके से ना मिक्सर के अंदर बेशक इस तरह हिला दें। अगर ज्यादा ले आए हैं तो फिर ये होगा कि आपकी दालें ना सालों साल महफूज रहेंगी। एक साल तो एटलीस्ट हमारा कीड़ा नहीं पड़ेगा। और फिर इसी तरह जो कुछ लोग होते हैं ना कि जो सुरख मिर्चें रख लेते हैं घर में, कि ये वाली हाँ, पीसने के बाद जो नहीं रख लेते हैं। अच्छा, लाल मिर्ची पीसी हुई। तो मेरी नानी अम्मा क्या करती थी कि मेरी नानी अम्मा के ना घर, हमेशा हमने देखा है उनके नानी अम्मा के घर में कि मिर्चें जो थी वो पिस के आती थी ना, तो सबसे पहले उसके अंदर सरसों का तेल डाल के शॉपर चढ़ा के, बल्कि मेरे नाना अबू भी साथ ही करते थे, 3-4 किलो जो भी मिर्चें होती थी सारी में सरसों का तेल लगा लेते थे। और उस वक्त तो कोई फ्रिज भी नहीं, आजकल तो हम मसाले फ्रिज में रखते हैं कि खराब ना हो, वो तो ऐसे आराम रखी रहती है। भी फ्रिज में रखते हैं, कुछ लोग डीप फ्रीजर में रखते हैं ना दालें, तो वो टेम्परेचर सही रहता है, ठीक रहता है, उससे ठीक रहता है बिल्कुल। तो आप इनके लिए इस्तेमाल किया करें, फ्रिज ठीक रहता है। लेकिन मैं वैसे भी मैंने बता दी, जिनके पास फ्रिज नहीं, तो उस दौर में फ्रिज नहीं होते थे, तो ज्यादा सारी मिर्चें ली हैं, पिसवा ली हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल, मिक्स कर लिया, मिक्स करके रखते ना, कभी उसके अंदर कोई ढोरा कीड़ा सुरसुरी कुछ नहीं लगी। तो चावल में भी रख सकते हैं? चावल में तो नहीं, चावल की तो अलग पॉकेट बनती है, चावल में नहीं ना। हाँ, नहीं, चावल में नहीं। चावल में तो ये होता है कि ये वाला तेजपात किधर गया, वो आपने शरीफा खाया? शरीफा फल जो होता था, शरीफा, वो शरीफा आटे में रखा जाता था ना पकने के लिए, याद है पहले?
आम भी रखे जाते थे, शरीफे भी रखे जाते थे, भी किसी तरीके जब से हमारे ठीक हो आटे जाए। खत्म होने लगते थे तो आखिर में से एक शरीफा पक्का हुआ निकलता था। ऐसे ही, हाँ। बिल्कुल। तो अच्छा, ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल भून लेना है ये सही इसको से? असल में होता है क्या है कि सारी चीजें पकाई जाती है, टाइम किस पे लगता है? पकाने पे, ठीक है। अब जो उन माओं को भी मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चों को, या आपके हस्बैंड है या आपकी बेटियां हैं या कोई भी जा रही जिनके पास टाइम नहीं होता आगे जाके, तो आप उनको ये बना के प्रीमिक्स दे सकती हैं, ठीक है। हाँ, ये आप दे सकती हैं। असल में हमने इसको इधर रोस्ट कर लेना। देखो कितना सा मैंने घी डाला था, वो भी चिकनी चिकनी शाइनिंग नजर आ रही है ना। आपने इससे भी कम डालना है, इससे भी कम डालना है घी, ठीक है। ये देखिए, ये इसको लो फ्लेम पे हमने बिल्कुल इतना आगे भूनना, खुशबू आना शुरू हो जाए इसकी, अच्छे तरीके से ना इसकी खुशबू आएगी। फिजा थोड़ा सा मैं तेज कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने एटलीस्ट 15 मिनट लगाने इसको लो फ्लेम पे। अभी इधर तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। लो फ्लेम पे एटलीस्ट आपने 15 मिनट जो है इसके ऊपर लगाने हैं। मतलब आंच को तेज नहीं करना? आंच को तेज नहीं करना। ये मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से की है कि थोड़ा सा ताकि जल्दी हो जाए। मैं आप लोगों को बना के दिखाना है इधर, अच्छा। ठीक है। ये एक पूरा मैं आप लोगों को सिखा के जा रही हूँ। फ्लेम आप लोगों ने इतनी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी फ्लेम, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम की कमी है तो इसलिए मैंने फ्लेम थोड़ी सी तेज कर ली है, ठीक है। आप लोगों ने घर में, आप इसको सिंगल दाल भी बना सकते हैं, आप इसके अलावा भी दालें इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह मर्जी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ये मैंने 3 दालें मेरे घर में ज्यादा अमूमन यूज होती है तो मैंने 3 दालों का इंतखाब किया है, ठीक हो गया। ये आप इसके अंदर ड्राई प्याज मैं लाना भूल गई, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। ये वरना बता दें वो ड्राई प्याज का भी क्या था? ड्राई प्याज इसके साथ डलेगी, ठीक है। ये जो चीज़ है, अब मैं ये इतने भून रही, मैं आपको ये दिखा दूं। फिजा देखो, ये है लाल मिर्चें, ये है एक तेजपात, ये इतनी सी दारचीनी, तो इसके अंदर बाकी कोरिएंडर, साथ में है जीरा, जो गरम मसाला हमारा होता है। अच्छा, काली मिर्च, साबुत सारा खड़ा गरम मसाला। साबुत सारा खड़ा गरम मसाला। अच्छा। ये हल्दी है इसके अंदर जिंजर पाउडर है और है लहसुन पाउडर, अच्छा। ठीक हो गया। ये सारी चीजें, अब देखिए ये इसकी आपको दाल की भुनी भुनी खुशबू आना आ शुरू गई, हो गई है अब ना? आ गई पहले, अब हाँ। आ गई है ना। अब हमने क्या करना है, ये मसाले भी इसके अंदर ऐसे डाल देने हैं, ओके, ठीक हो गया। क्योंकि हर चीज पक्की हुई खानी है ना हमने, कच्ची तो कोई नहीं ना खानी, कच्ची दालें तो नहीं ना खानी हमने, ठीक है। हमने खानी है पक्की हुई चीजें। अब ये हमारे जो मसाले इसके अंदर डाले हैं, ये भी सारे के सारे क्या होंगे, पक जाएंगे इस तरह। अब आपने इसको पका लेना। जो फ्राई प्याज भी डाल सकते हैं आप, अगला जो स्टेप करूंगी उसके अंदर, और आप साथ में ड्राई प्याज भी डाल सकते हैं। ड्राई की थी मैंने, प्याज काट के सादा रख ली थी, हाँ। ठीक है, धूप में रखी, वो ड्राई हो गई थी, मैं लाना भूल गई हूँ। अच्छा, ऐसे ड्राई करनी है? ऐसे ड्राई करनी है, वरना आप फ्राई प्याज भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो चिकनी होंगी, उसका कोई इतना बड़ा और मसला ना नहीं। डालें तो भी? ना डालें तब भी गुजारा हो जाएगा। कच्ची प्याज काट लें आप साथ में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप प्याज का पाउडर इसके अंदर डाल सकते हैं। आजकल तो मार्केट में आम अवेलेबल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं ये है। लहसुन का जो पाउडर है और अदरक का जो पाउडर है, इसका क्या मतलब, पाउडर में क्यों डाला आपने इसको? ऐसे मतलब ऐसे भी डाल सकते हैं या नहीं? देखिए, ड्राई फॉर्म में हमने इसको करना है। अभी जो अच्छा। अगला स्टेप मैं करूंगी, आपको समझ आएगी। हमने हर चीज को पकाना है। अगर कच्चा लहसुन डालेंगे हम इसके अंदर, हमने दाल करनी है सिर्फ 2 मिनट में तैयार। अच्छा। तो 2 मिनट में किस सूरत में तैयार होगी, हर चीज पक्की हुई भी हो, तो ये पकाने का प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है, ठीक ये है, देखिए, इसलिए आपने ये पाउडर, हाँ जी, ये मैंने पाउडर फॉर्म में डाल लें, या आप लहसुन वैसे गार्लिक जो है उसको ड्राई कर ले काट के, तो वो डाल लें इस टाइम पे। जैसे मैंने साबुत मिर्ची, खड़ा मसाला डाला, तो खड़ा आप लहसुन का जवा डाल लें। जिस तरह ये जवा जो है आप इसको काट के ड्राई कर लें। जिस तरह मैंने क्या किया, लहसुन को पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, ठीक सही है। है, और मेरा पिछली कुर्बानी वाली ईद का रखा हुआ है, बकरा ईद का रखा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र आज तक ठीक है, मैं वही डाल के लेके आई, ठीक हो गया ये। अच्छा, आप ये कर ले, जब तक मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। आप हल्की आंच पे इसको सही भून रही थी तो भून ले, चलें, ठीक है ना? ओके। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर दिखाते हैं ये दाल क्या बन रही है, कैसे ये प्रोटीन है डिफरेंट। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ पर बन गए हैं, ये बन गई है अच्छे तरीके से। आपको खुशबू आ गई होगी ना इसकी, ये देखें, ये नजर आ गया है ना सारे मसालों अब की भी आपको ये सबकी नजर आएगा। खुशबू आ गई है। देखें, ये आपको मैं सिर्फ इसलिए नहीं धोके लेके आई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये नजर आ रहा है इसके अंदर, ये सारा ये मैंने प्रीमिक्स ही इसका बनाया था। ये देखें, सारा का सारा ये मैं हाथ पे आपको निकाल, ये डालें ये, ठीक हो गया। ये अब आपके सामने ही बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको करें इस तरीके से। अच्छा, आप अपने बच्चों को, हाँ जी, ये मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुश्किल से ढक्कन दिया है मैंने। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मिनट में पानी रख दूं। साथ साथ में हम क्या करेंगे, पानी इसको एक दफ़ा चला दें आप। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए देखिए मिक्स हो गई है। देखते हैं। ये पाउडर बन गया। ये पाउडर बन गया, ठीक है। ये आपका प्रोटीन पाउडर बन गया असली। आई है खुशबू, ओरिजिनल बड़े मजे की है ना, एकदम से कच्ची को खाने का दिल कर रहा है। अब ये पक गई है कंप्लीट आपकी। अच्छा। हाँ, ये देखिए ना, एक आपका पाउडर तैयार हो गया। इधर मैंने क्या किया, आपने जो मैं कहती हूँ ना, आप केटल में बनाएं, आप हांडी में बनाएं, आप चलते फिरते आपने अगर ऑफिस में भी बैठे हैं, आपने इतनी सी केटल लगानी है। ये देखो थोड़ा सा पानी जो है ये इसका हो गया गर्म। अब क्या करूंगी इसके अंदर मैं, ये जो है बिस्मिल्लाह, आप देखिएगा आप लोगों के सामने ही चलते फिरते। ये थोड़ा सा भूनने में टाइम लगा है, वरना पकाने का टाइम सिर्फ क्या होगा इसका, सिर्फ 2 मिनट। और ज्यादा चाहिए भी नहीं मुझे इसके लिए ना, ये फिजा इतनी सी चाहिए मुझे। ये चल भी रहा है? नहीं 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 अभी नहीं, इसको मिक्स करेंगे। चलाऊं मैं चूल्हा? हाँ चला दे। अभी टाइम आप बेशक नोट कर लें, ठीक है। कितने चम्मच डाल दिए? जैसे 1 चम्मच डाल दिया। मिक्स करें इसको अच्छे तरीके से। और दूसरी साइड पे हम रख लें तड़का। ये इधर साइड पे रख दें आप ये फ्राई पैन। अच्छा हाँ, ये आपके सामने। अच्छा, अब मुझे गेम समझ आ गई है। आ गई है गेम समझ। हाँ, ये थोड़ा सा समझने में, मैंने कहा था थोड़ा सा समझने में टाइम अब लगेगा। समझ आ गया। 1 मिनट में ये देखिए ना कैसे। ये देखिए आप अपनी तैयारी शुरू करें, ठीक है। और साथ में आपके पास जो केटल है, ठीक है, आप उसी के अंदर इसको डालें या गर्म पानी के अंदर इसको डालें। डालने के बाद ये देखिए, ये हमने इधर, आप चाहे तो आप तड़का बेशक, मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ, आप लोगों को जरूरत बेशक नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटीन असल चाहिए था वो मिल गया। अच्छा। ये वो वाला प्रोटीन है फिजा, जिस तरह अंडे में प्रोटीन है। आप अंडे को पॉकेट में नहीं रख सकते, आप हॉस्टल में नहीं रख सकते, आप अपने ऑफिस में नहीं रख सकते उसको, ठीक है। गोश्त में प्रोटीन है, आप उसको साथ नहीं रख सकते, ठीक है। ये वो वाली प्रोटीन है जिसको आप इजीली रख सकते हैं। ये काट के डाल दें इसके अंदर। ये देखिए, ये दाल जो है इस तरीके से आप बनाएं इसको ठंडे के अंदर ही। ठंडा पानी जो होता है ना, नॉर्मल पानी, जिस तरह ये पानी है, आपने इसके अंदर इसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप चूल्हे पे चढ़ा दें। और ये देखिए ये थिक हो गई है। ये देखिए कि चलते फिरते 1 मिनट में ये दाल आपकी 2 मिनट तो लगे भी नहीं है फिजा। ये देखो दाल बन गई है। गुड, ये तड़का बन गया इस साइड पे। ओके, देख लिया। अब देखें, अब पूरा मुआशरा हमारा, फ्यूचर जो है एटलीस्ट वो हेल्दी रहेगा। मैंने फ्यूचर को फोकस किया है कि हमारा जो फ्यूचर है वो हेल्दी रहेगा। हो गया मेरा तड़का। आपको ठहरे, अब ये डालें तड़के के अंदर, ठहरे। ये देखो ये तड़का डाल दिया आपने, दे दो इधर। ये इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं। वाह, ये अब आप इसके, आप तड़का डाल दें इसके ऊपर, डाल दे बिस्मिल्लाह। ये ले, ये आपकी दाल जो है ये बनके हो गई है तैयार। ये लें जी, अरे वाह, दाल तैयार हो गई है। कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 मिनट। वाह, सिर्फ 1 मिनट। अभी तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, आप चाहें तो एक इसके अंदर, इस तरह हाफ लीटर है, जैसे लेट से ये हाफ लीटर, थोड़ा सा निकालो इसके अंदर, नमक वगैरह कम होगा। खुशबू आ रही है ना इसकी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको निकालो इधर साइड पे। ये देखें, ये धनिया का बाइट डाल दिया इसके ऊपर हमने। तो आप अपने हॉस्टल में, अपने जहाँ पे दोस्तों में, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नमक कम ज़्यादा, मसाले कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहे इसको एंजॉय करें। आप एक साइड पे दाल, एक साइड पे चावल दम पे रखे, दूसरी साइड पे ये प्रीमिक्स जो है ये इसको मिक्स किया और आपने 1 सेकंड में इसको तैयार कर लिया, ठीक है। आप इसको मैं अभी भी कर दूंगी। अगर लेट से आपकी हो गई थोड़ी सी थिक, ये आप इसको इस तरह करें, ये आपने 15 मिनट इसको भूनना है। इसका कच्चापन जो है वो खत्म करना है, ठीक हो गया। हाँ, अब इसके ऊपर आप चाहे ये तो बहुत मजे से खा सकते हैं बच्चे। हाँ, अच्छा, ये क्या कर रही है? ये देखिए गाढ़ी हो गई है ना दाल। हाँ, तो वो अच्छी लग रही है वैसे। हाँ, नहीं, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों अगर पतला करना है तो। हाँ, ये देखें, ये इसके ऊपर नींबू डाल दिया। हाँ, तो ये हलीम ही लग रही थी वैसे। हाँ, हलीम टाइप मीन्स कि हमने प्रोटीन, मैंने कहा है कि गोश्त आप साथ नहीं रख सकते, अंडे आप साथ नहीं रख सकते हैं। ये दालें अगर आपके पास रखी तो रात को आपने भिगोनी, सुबह आपने पकानी है, वही मसले। ये अब मैंने आप लोगों को एक सोल्यूशन दे दिया है
कि आप हेल्दी किस तरीके से रह सकते हैं, अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपका फ्यूचर, अपने फ्यूचर को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें नमक नहीं डालना? हाँ, नमक डाल लें, अगर कम है तो कोई इशू नहीं है, कोई अगर आपको नमक कम लग रहा है, नमक कम है तो आप डाल सकती है नमक, नमक दे देती हूँ आपको। ओके, ठीक है, ये देखें इसमें नमक नहीं है। हाँ नमक नहीं, हाँ नमक दें, उसके अंदर से नमक रखा है, एक छोटा सा वो रखा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको अच्छा, अब ये देख करते हैं। हाँ ये देखें, ठीक है, देखें लेट से इसमें नमक कम था तो आप ऊपर से नमक डालें थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए इस तरह आप ऊपर से नमक डालें इसके अंदर। इसमें भी थोड़ा सा कम होगा तो आपने ये नमक डाल दिया, ठीक है, अपने जायके के मुताबिक, ठीक है ना, अपने टेस्ट के मुताबिक। आप वैसे डॉक्टर कच्चा नमक मना करते हैं, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। ये देखें जी, चटपटा नींबू के साथ, मेरा तो बिल्कुल हलीम जैसा है। ये देखें जी, सही हो गया फिर। और ये भी मैं चखूंगा। ये देखिए अब बिल्कुल फाइनली आपका ये 1-2 मिनट में आपकी प्रोटीन जो है रेडी हो गई है, ठीक है। आप इसके अंदर ये देखिए सब्ज़ मिर्चें डालें इस तरीके से, आपके पास हैं तो डाल सकते हैं बच्चों आप, ठीक है, नहीं है तो आप इसी को पतला सा सूप बना के पी लें। एटलीस्ट आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी ये देखें कि आपका पेट भी भरा रहेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा इससे। तो बेसिकली करना ये कि ये पाउडर बना लिया, ये पाउडर बना इसको लिया, आप जार के अंदर अब आप हम कितने दिन बताती तक हूँ। चलेंगे? ये 1 साल नहीं खराब होगा, ठीक है, हाँ 1 साल नहीं खराब होगा। ये ले, मैं इसके अंदर आपको डाल के, वो चम्मच देना उधर से, मैं आप लोगों को एक आइडिया भी दे देती हूँ, ठीक है। ये देखें ये बन गया है, ये हमने करना ये है, इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, नमक वगैरह भी इसी के अंदर डाल दिए, सारी चीजें, हाँ, सिर्फ आपने पानी ठंडे पानी में मिक्स करना है इसको, ठीक है। गर्म पानी में अगर मिक्स करेंगे ना तो इसकी गुठलियां बन जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें ना, ये बंद कर दूं? हाँ बंद कर दें। ये देखें, ये लें जी, अपने बच्चों को ऑफिस में जो जा रहे हैं, जहां आप घर से दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, आप शहर से बाहर हैं, जहां भी हैं, आप ये बनाया डब्बा आपने और रख लिया, आपने निकाला एक चम्मच, एक गिलास में मिक्स किया, उसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए रख दिया। उधर आप तैयार हुए, इधर आपका आप ये कहते दालों का सूप तैयार हो गया, आपने पिया और आप हेल्दी लाइफ जिए। मुझे तो ये लग भी वही रहा है, मलक गुडानी सूप मिलता है ना? हाँ, मलक गुडानी सूप, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का, ये उसी टाइप का बन गया। टेस्ट भी वैसे ही है, टेस्ट भी वैसे ही है। और जब आप इसको गाढ़ा खाएंगे ना तो गाढ़े वाली रेसिपी ऐसी लग रही है जैसे हलीम खा लिया, पतला पिया तो ये आपका सूप बन गया। अच्छा, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ये सिर्फ देखिए मैंने हॉस्टल वालों को फोकस्ड किया है, लेकिन खवातीन जिस तरह आप हैं, घर से बाहर होती, काम कर रही है, मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास भी ये जिस तरह बना हुआ रखा है। कोई भी घर में अचानक मेहमान आ गया, आपने एक साइड पे चावल दम पे रखे, धोने के बाद एक साइड पे आपने ये किया, गरम पानी में डाला और दाल चावल आपके तैयार हो जाएंगे फटाफट, तड़का लगा के तो फौरन से बिल्कुल वेरी नाइस, झटपट वाली रेसिपी और प्रोटीन बताया ये मैंने, फटाफट बनेगा फटाफट। ये अरे वाह, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं हॉस्टल वाले बच्चों के लिए? हॉस्टल वाले बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपनी सफाई का ख्याल रखें, सबसे पहले तो, ठीक है। आपने सफाई का ख्याल कैसे रखना है कि देखिए इतने महंगे महंगे बॉडी स्प्रे आ गए हैं, डिओड्रेंट आ गए हैं, आप इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ 5 रुपए की फिटकड़ी ले लें बेटा, ठीक है, 5 रुपए की फिटकड़ी, आपने नहाना है, नहाने के बाद आपने अंडर आर्म में इसको लगा लेना और सारे पानी के अंदर मिक्स करके बॉडी के ऊपर पानी डाल लेना है। तो क्या होगा, आपके पसीने से स्मेल नहीं आएगी, आपके एटलीस्ट ज्यादा पसीना आपको नहीं आएगा। कुछ लोगों को ओवर स्वेटिंग होती है, जिनको ओवर स्वेटिंग होती है तो आप अपने आपको फिटकड़ी वाले पानी से एंड पे फिटकड़ी घोल लें, उसके अंदर थोड़ा सा, अच्छा पीसनी जरूरी नहीं है, ऐसे ही, ठीक है, पीसनी जरूरी नहीं, आप ऐसे ही डालें अपने ऊपर। स्वेटिंग कम होगी तो ये कि आपके नमकियात जिसको हम बोलते हैं ना, बॉडी के अंदर से मिनरल्स जो आउट हो जाते हैं वो भी कम आउट होंगे और आपके अंदर लेथार्जिक भी नहीं आएगा, पसीने के अंदर एटलीस्ट आपके स्मेल नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, बच्चियां हैं वो अबाया भी पहनती हैं, चादरें पहनती हैं, वो ऐसी अबाए भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आर पार हवा भी नहीं गुजरती, फिर स्मेल हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि बच्चियां अपना बहुत सस्ते से ख्याल रख सकती हैं, जैसे कि नहीं से 5 रुपए में आप 5 रुपए में अपनी बॉडी की जो स्मेल है आप उसको दूर कर सकते हैं, आप महफिल में बैठ के बात कर सकते हैं। अभी एक और चीज मैं बताऊंगी कि जो हॉस्टल में बच्चे होते हैं, क्या होता है कि वो आंख उनकी खुलती है टाइम टू टाइम और फिर वो भागते हैं चुटकी बजा के, ब्रश नहीं करते। फिर आप क्लास में बैठे होते हैं, एक बच्चा बोलता पूरी क्लास सड़ जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे बताते हैं ये बात, हमारे बच्चे भी बताते हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है।
तो लेकिन अच्छी बात यह कि आप रात को ब्रश करके सोएं, क्योंकि रात को ब्रश करना जो है वो एक भरपूर सेहत की निशानी है। जो आपके दांतों का खराब होना है, जो आपके दांतों के अंदर जो कचरा, जो मैल, जो आपका खुराक जो रह जाती है, जिसकी वजह से कि आपको आप ये कहें कि आपकी हेल्थ खराब होती है, बैड बैक्टीरिया पैदा होता है, जिसकी वजह से आपका गट खराब होता है, तो आप रात को ब्रश करके सोएं। और सुबह उठ के अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो ये नमक जो है, ठीक है, नमक के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रख लें। आप जाते जाते बस सिर्फ मुंह में लगा लें। लगाने के बाद जब आपने मुंह धोना है तो आप थोड़ा सी यूं करके कुल्ली कर लें, आपके मुंह से एटलीस्ट स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, वो दांत पीले तो नहीं करेगा? नहीं, दांत आंबा हल्दी लें। अच्छा, आंबा हल्दी लें। अगर आंबा हल्दी नहीं भी ले सकते, जो फिटकड़ी है उसको खिल कर लें इसके ऊपर। मैं कभी भी खिल मतलब वो पाउडर? हाँ जी, नहीं पाउडर, हाँ जी बिल्कुल। आप तवे के ऊपर रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद फिर वो दोबारा से हार्ड हो जाएगी, तो वो उसका जो फिटकड़ी सेफ होती है। मैं हमेशा फिटकड़ी इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, सिवाय इसके कि जब नहाने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना मैं स्किन केयर में, हेयर केयर में, ऑरल केयर में भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कि मनों के टनों के हिसाब से मंजन बन रहा है, फिर भी इस बात पे रिस्क नहीं लेती कभी, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं फिजा, अगर ये खराब हो जाए ना, मसूड़े हैं, आपके दांत है, अगर इनमें खराबी पैदा होना स्टार्ट हो गई है तो फिर ये कंट्रोल होना मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ। मेरा जितना मर्जी माशाल्लाह बड़ा बैच बने, फिटकड़ी हमेशा मैं खिल करके डालती हूँ। अच्छा। ये सेफ होती है, क्योंकि हर किसी को हर चीज जो होती है वो सूट नहीं करती। अच्छा, अगर वो रोज वाटर के अंदर फिटकड़ी का वो पीस अगर डाल के और उसको वो रोज वाटर आ गया ना, अंडरआर्म्स वगैरह में लड़कियां जैसे हॉस्टल्स वगैरह की आप बता रही, क्या वो कारआमद होगा या फिर बहुत कारआमद होगा? वो बहुत कारआमद होगा, लेकिन डायरेक्ट लगाना ज्यादा कारआमद होगा। ओके, ठीक है। वो जो आप बता रही है ना, जो अर्के गुलाब वाला, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, चेहरे के। अच्छा, हाँ जी, वो फेस पे कर ले, फेस पे करें आप थ्रेडिंग करने के बाद, आप वैक्स करने के बाद अगर आप उसको करते हैं तो वो हेयर की ग्रोथ कम करता है। ठीक है, वो हेयर की ग्रोथ कम करता है, वो इस पर्पज में काम आता है। अगर आप डायरेक्ट फटकड़ी इस्तेमाल करते हैं अंडर आर्म में, तो आप सारा पानी घोल के आप ऊपर डालते हैं तो आपकी बॉडी की स्मेल को खत्म करता है। ठीक है, ये थोड़ी ये चीजें ऐसी हैं, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, बस यही चीजें समझने की, ये कॉम्बिनेशंस में बताती हूँ आपको। तो ये कि आप दूसरा ये करें, मैं ये बता रही थी कि नमक के साथ खिल की हुई फटकड़ी, अगर आपको पीलेपन का मसला है या आप कंफर्टेबल नहीं, या आपको आंबा हल्दी नहीं मिल रही, सिर्फ 2 चीजें रख लें। सिर्फ 2 चीजों में एक है आपकी खिल की हुई फटकड़ी, उतना ही आपने नमक रख लिया, ये ले, ये आपके पास ही रखा, आपने जाते हुए मुंह में लगा लिया। ठीक है, और आने के जब आप मुंह धोने लगे तो आप उसको हल्का सा करें, इंशाल्लाह आपके ना तो दांतों से स्मेल आएगी मुंह से, और ना आपके मसूड़े खराब होंगे, ना आपके दांत पीले होंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जाते जाते देखिए ये वाली टिप भी आपको मिल गई। ये जो चीजें हम बताते हैं यहाँ पर, इसका ख्याल करके बनाया भी करें। क्या रहती है? ये रहती है असली चीज। तो अभी मेरे आपके साथ बातें रहती हैं, छोड़े बस, अब हो गया। मैं इससे ज्यादा नईमा जी को नहीं दे सकती आपके लिए। मुफ्त का माल समझा आपने, इनकी सारी रेसिपी आया, मैंने आपसे बातें करनी है। थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। सही है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब हम देखें, बात करना चाह रहे थे कि जैसे ज़माना बहुत चेंज हो गया है। एक टाइम पे पीटीवी चला करता था, और पीटीवी की स्क्रीन पर आने के लिए जो लोग चुने जाते थे, उनकी ना बड़ी स्ट्रगल होती थी, उनकी बड़ी मेहनत होती थी। ठीक है, उनकी बड़ी जांच पड़ताल, उनको परखते थे किस तरीके से ये लोग हैं, कैसा बोलते हैं, शाइस्तगी के साथ बात करते हैं कि नहीं करते, इनका जो मैसेज है वो आगे क्या होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि प्राइवेटाइज हो गया मीडिया, काफ़ी सारे चैनल्स आना शुरू हो गए। अब उन चैनल्स, अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी जैसे जिन लोगों को स्क्रीन पर बिठाया गया है, तो उनमें जो प्रोफेशनल लोग थे, जिनका अपनी अपनी फील्ड पर बहुत एक ग्रिप थी, ठीक है, और वो भी ऑथेंटिक लोग होते थे, उनको बिठाया। ऐसे नहीं कि हर किसी को उठा के स्क्रीन पर यूँ बिठा दिया हो, नॉट लाइक दैट। और बड़ी अच्छी तमीज़ वाली बाज़ौक़ बातें की जाती थी। अगर ड्रामे वगैरह भी होते थे तो ड्रामे भी बड़े अच्छे मैसेजेस के साथ पिक्चराइज़ किया जाता था ड्रामों को। फिर एक दौर आ गया सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया पे टिकटॉक है, जैसे फेसबुक है, बहुत सारे और दूसरे ऐप्स हैं। उन्होंने हर इंसान को ये एक्सेस दे दी है कि वो स्क्रीन पर आ सकता है और अपने फॉलोअर्स बना सकता है। अब इसमें
ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई शर्त नहीं रखी गई कि आपने कंटेंट क्या देना है, अच्छा बोलना है, सही बात करनी है, अच्छी बात पे स्टैंड करना है, किसी की हक में आवाज़ उठानी है या एनीथिंग। बस जिसके हाथ में जो मोबाइल आ गया, उसका जो दिल किया उसने वो वीडियो बनाई, अपना जो किया पांचा का दिल करके जो बोला, किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी पे बहुतान लगा दिया, किसी के लिए गालम गलौज कर दी, किसी की ज़ात के ऊपर बात करना शुरू कर दी और बिला वजह किसी की ज़ात पे बात कर करके व्यूज़ बना के तो पैसा बना लिया। अब उस पर किसी ने क्या किया कि अपने कोई घर के मामला दिखा दिखा के, ठीक है, अपनी फैमिली की, घर की एक एक कमरे की सिचुएशन दिखा दिखा के, मेरी आज किसके साथ लड़ाई हो गई, मैं कब कितने बजे बाहर गया था, मेरी अम्मी ने मुझे क्या खिलाया, फिर मैं किसको जाके तू तड़ाक करके आया हूँ, ठीक है, मैं आज अपनी नानी के घर जा रहा हूँ और आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, और नीचे 3-4 मिलियन लोग देख रहे हैं कि वो अपनी नानी के घर जा रहा है। चलो वो तो अब पैसा कमा रहा है, नानी के घर जाने के भी पैसे कमा रहा है, मगर जो देख रहा है वो कितना वेला इंसान होगा कि वो उसको उसकी नानी के घर जाते हुए देख रहा है। मतलब हमारे पास इतना टाइम क्यों है कि हम किसी की नानी के घर के हालात देख रहे हैं या फिर उसको नानी के घर जाता देख रहे हैं? भाई क्यों देख रहे हैं हम इतने वेले? मतलब टाइम इज़ मनी। हाँ, उसको हम कहते हैं ना, वक्त की हम अहमियत की बात करें तो हम कहते हैं वक्त जो है आपके लिए दौलत है, आपका पैसा है आपका। तो आप इतने वेले कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कक नहीं है, ज़ीरो है। तो फिर इस पे बात करते हैं आज, क्योंकि देखें हमने तो उन लोगों को अपना हीरो बना लिया। उन लोगों के घरों के बाहर जा जा के खड़े हो जाते हैं, भाई सेल्फी करवा दीजिएगा, वो भाई ने निकलना है, ज़रा हमने उनके साथ एक वीडियो बनानी है। वो आएंगे, बाहर आएंगे, आके ऐसे हाथ हिलाएंगे, ऐसे है ना। ओ माय गॉड, क्या आपकी काविश है, क्या प्रोडक्टिविटी दिखाई है आपने भैया, कि आपको नानी के घर जाना जो है आपको फेम में दिला देता है। इस पे बात करेंगे, लेट्स टॉक, कम ऑन। मेरे पास मौजूद हैं हसन रज़ा। कैसे हैं हसन रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और ये ट्रेनर है सोशल मीडिया के, तो एक्सपर्ट भी है सोशल मीडिया के, तो इन्हीं से पूछते हैं फिर ये जो दौर हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं, मुझे बताइए। फिजा, ये काहे का दौर है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद है हमारे साथ पहले भी सेशन हुए तो हम डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करते रहे। याद है मिस्टर चुक्कू हमने डिस्कस किया, डिफरेंट लोग जो ऑफिस में होते हैं। तो आज भी मैंने कहा जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो किस तरह के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखें, मैंने कुछ कैटेगरीज जो है ना वो बनाई है, जैसे फिज़ा हमारी पहले भी कैटेगरीज हुई थी, वो हम उस पर डिस्कस करते थे। सबसे पहले कैटेगरी जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगी ना, खुश रहने वाले लोग, जो हमेशा खुश रहेंगे लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में ये खुश नहीं होंगे। इनकी ज़िंदगी में स्यापे पड़े होंगे, लड़ाइयाँ पड़ी होंगी, ये एक दूसरे से लड़े होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो है खुश नज़र आने वाले लोग लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऑडियंस देखना चाहते हैं उनको तो वो दिख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो है ना वो है मोटिवेशन के सुल्तान। ऐसी कैटेगरी है कि ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगे कि कहेगा बंदा, वाह यार ये क्या मोटिवेटर है यार, यार ये तो छा गया यार, इसकी पोस्ट देख के तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन हो जाती है, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो अपनों को डीमोटिवेट कर रहे होंगे, अपनों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। एक सच्चा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास भी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, मैंने उनके साथ कुछ अर्सा काम किया, उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने देखा कि क्या है, अल्लाह की कसम एक्चुअल ज़िंदगी में वो जो हैं वो सोशल मीडिया पे वो नहीं है, लिटरली वो नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आपको समझ आएगी कि यार ये हसन रज़ा क्या कह रहा है। सोशल मीडिया वो मेरे पास आते हैं और आप नाम नहीं ले रहे, मुझे बताएं तो सही वो कौन है जो मेरे पास आते हैं। और वो एक्चुअली उनको पता चल जाएगा कि वो कौन है। उनको पता चलने का क्या फायदा, हमें पता चलना चाहिए ना कि वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। जिन्होंने मोटिवेशन की बुनियाद रखी है। आप बुनियाद नहीं, आप उनका नाम बताएं। नाम नहीं लेना चाहता मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या बात हुई। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं आपको बताता हूँ, आते भी हैं। अब होता बड़े स्पीकर हैं मगर नाम नहीं बता रहे मुझे। देखें ये क्या फायदा, भाईजान देख लें। नईमा जी जा रही, मैं उनको बाय बाय भी कर रही थी साथ साथ, मगर खुदा के लिए नाम भी बता दें आप हमें। नहीं, मैं पहले हम स्टोरी सुन लेते फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अच्छा देखें,
तो मुझे ज्यादा मजा आएगा अगर आप नाम पहले मैं बताएंगे। पहले आपको ना पहले बताता हूँ कि क्या और है। मुझे पता होना चाहिए कि कौन ऐसे हैं मोटिवेशनल ऐसे आ गई है समझ। अक्सर अच्छा उनको आ गई है। अक्सर जो है ना वो टॉक जो है ना वो करते हैं, आके बताते हैं कि जी मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अब मैंने जब उनके साथ काम किया, मैंने देखा कि यार इनके पर्सनल लाइफ में तो खुद बड़े मसले मसाइल हैं, खुद बड़े इश्यूज हैं। अच्छा वो लोगों को कह रहे हैं कि डिप्रेशन कम करो, चीज़ें कम करो, खुद जो है वो डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही हैं, खुद जो है वो खुद मेडिकेशन पे हैं। वो कह रही हैं कि जी जो इन्वायरमेंट है, आप वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे होनी चाहिए, खुद की वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब है। अच्छा फिर वो एम्प्लॉयज़ को कह रही हैं कि यार हर जगह आप बंदे रखें, उनको आपने ये फैसिलिटेट करना है, उनको आपने ये चीज़ें देनी है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं दे रहे। अब वो बात कर रहे हैं, आप ही के शो पे मैंने देखा उनको, तो एक बात कर रही हैं कि जी जो शादी है ना कर वो रही नहीं है या कर रहे हैं? कर रहे थे थे तो आपके अच्छा थे जो अब मेरे शो पे आना। अच्छा कर रहे थे तो वो कहते थे, हम आपको जो आपने मुझे टॉपिक दिया था ना कि हसन रज़ा देखो एक्चुअल लाइफ जो है ना ज़िंदगी में वो लोगों की कुछ और होती है, अब कुछ और है। अब वो कह रही हैं कि जी शादी जो है ना उस पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदे को एक ही शादी करनी चाहिए। 2 शादियाँ क्यों हुई? हमें आके कहते होते थे कि यार देखो मैं फंस गया हूँ यार, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया है, एक्चुअल में ये है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में जो लोग सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल ज़िंदगी में वो नहीं है। जो हमारे फॉलोअर्स हमें देखते हैं ना, जो आप लोगों को देवता समझ बैठते हैं, आप लोगों को ये समझ बैठते हैं कि यार ये हमारे हीरो हैं, एक्चुअल ज़िंदगी में वो ज़ीरो हैं, ज़ीरो। अगर आप उनकी ज़िंदगी से सोशल मीडिया क्रॉस कर देना तो वो लोग कुछ भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ ये जो मोटिवेशनल के सुल्तान बने बैठे हैं ना ज़िंदगी में, जो मोटिवेशन देते हैं, कहते हैं, एक्चुअल ज़िंदगी में आप उनके साथ काम करके देखें। आप उनके साथ जब रहेंगे, आपको उनके साथ अंदाज़ा होगा कि यार वो लोग कैसे हैं, ऐसे जहरीले हैं। अच्छा वो साहब अक्सर टॉक्सिसिटी का जिक्र करते हैं कि जी टॉक्सिक बड़ी जी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जी, बड़ी रिलेशनशिप बड़ी टॉक्सिक है, और ऐसे झटके भी देते हैं, टॉक्सिक होना चाहिए। तो वो जब झटके देते हैं ना टॉक्सिक, तो उनकी अपनी जिंदगी में फिजा इतनी टॉक्सिसिटी है, आप उनके किसी एम्प्लॉय से पूछ लें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कहेगा, वो भी कहेगा टॉक्सिक, ऐसे झटके दे के बता रहा होगा कि यार बड़ा टॉक्सिक है, क्योंकि वो हर उनकी ट्रेनिंग में, हर उनकी चीज़ों में टॉक्सिसिटी हो रही है। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। कुछ साइंस मुझे मिलना शुरू हो गए मगर मुझे फिर भी जज करना पड़ेगा कि ये है कौन। ब्रेक के बाद अब हम यूट्यूबर्स के हवाले से ज़रा बात करते हैं। व्लॉगिंग हो गई, ठीक है, और रोस्टिंग, डबल मीनिंग बातें, जूम आईने बातें, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से आ गए हैं और इनको स्क्रीन मिल गई, इस तरह फेमस होना चाह रहे हैं? क्या कमाल आपने बात की। एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब, जो उनका मैं नाम ले लेता हूँ। तो एक दफ़ा हमें किसी इवेंट पे चले गए। अच्छा मैंने कभी ज़िंदगी में रजब भट्ट को देखा नहीं, ना मैं जानता हूँ उनको। तो हमारी, क्योंकि हम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स, हमारी तरह कॉर्पोरेट की कम्युनिटी है तो हम अलग हैं, तो हम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे हो गए। अच्छा जब हम इकट्ठे हुए तो अब मैं वहाँ पर गए तो यहाँ पर रजब भट्ट साहब भी जो ना आए हुए थे। तो मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो हम लोग सारे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे थे, ये भी साथ में कहीं खड़े थे। तो वो जिसने हमें बुलाया था ना, तो मैंने उसको कहा यार ये रजब भट्ट कौन है। अब मुझे क्या पता, ये स्टार आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, ये बन चुके हुए थे। तो अब ये साहब साथ खड़े थे हमारे उस टाइम। तो इन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और मैंने भी ऐसे देखा, हमारी नज़रें मिली, एक दूसरे को हमने देखा। इन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, मैंने भी नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने कहा पता नहीं यार ये कौन है, बिल्कुल आम सा लड़का, ये क्या है। तो वो लड़की ना जो हमें लेके आई हुई थी उस इवेंट पे, उसने कहा हसन भाई क्या बात करें, ये रजब भट्ट हैं। तो जब रजब भट्ट से मेरी बात हुई, पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में मिल रहा, तो उनका एक स्टेटमेंट था उस टाइम पर उन्होंने दिया। तो वो कहते कि यार सर आपका कसूर नहीं है, असल में ना हमें पढ़े लिखे लोग नहीं देखते हैं। मैंने कहा यार मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है, आप उनको गाड़ियाँ दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, दिखाते आप हैं, करते आप हैं, भरनी हमें पड़ती हैं। सारा दिन वो हमें जाके ये कहता है कि वो देखें जी वो फ़लाँ मोटर है, वो फ़लाँ है, वो ये है, हमें गाड़ियाँ लेके दे। हमें देखा बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, चीज़ें नई चीज़ें चल रही होती, लेकिन सोशल मीडिया पे। अच्छा अब मसला ये है कि जैसे ये यूट्यूबर हैं, बाकी हैं, क्या एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे हैं? नहीं, एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे नहीं है। कई लोगों ने रेंटेड गाड़ियाँ ली होती हैं, रेंट पे गाड़ी लेने के बाद वो अपने आप को वैसा दिखा रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे
नहीं मगर है। समटाइम्स कंटेंट भी तो चाहिए होता है ना, एक चीज़ है हाँ। जैसे अब आप रजब भट्ट की एग्जांपल दे रहे हैं, उसको भी तो कंटेंट चाहिए है, उसने कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अगर कोई रेंटल गाड़ी लेके किसी चीज़ के ऊपर कोई कंटेंट बना रहा है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है सच एज लेकिन उस कंटेंट से क्या मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हैं उस कंटेंट से, वो बताइए ना। लर्निंग क्या है? मतलब मैं और आप बैठे हैं और हमारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तफरी के लिए देख रहे हैं तो ठीक है यार, एक दफ़ा देखा, दो दफ़ा देखा, वो एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुकी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब आपने ये बात की, मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे जो वी लॉगिंग है, कॉर्पोरेट वी लॉगिंग, आप हमारे हमसाया ममालिक देखें, बाकी लोग देखें, CEOs जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो दिखाते हैं यार कि हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट है, मैं वहाँ चाइना जा रहा हूँ, मैं जापान जा रहा हूँ, ये हमारा ट्रैवल है। ऐसा कंटेंट आपको कहाँ नज़र आया सोशल मीडिया पे? मुझे और आपके जो मतलब हमारे जो बच्चे हैं, उनको पता है कि यार वो फ़लाँ जो कंपनी है उसका CEO कौन है? आपको पता है वो फ़लाँ जो हमारा रोल मॉडल है, हीरो है, जो कॉर्पोरेट का हीरो है, ये बाकी ओवरऑल हीरो है, वो कौन है? वो किसको जाके देखते हैं? ये जो 2 नंबर मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बाकी लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं, जो इन जैसे यूट्यूबर हैं, वो उनके लिए वो हीरो बन गए हैं। ठीक है, वो अपना कंटेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें करते रहें, देखते रहें, लेकिन आपने ये देखना है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। अगर वो आपका बच्चा बड़ा होके वो ही यूट्यूबर बनना चाहता है, जो कि ये यूट्यूबर नज़र आ रहे हैं, तो माजरत के साथ आई एम वेरी सॉरी टू से कि फिर उसकी कोई लाइफ नहीं होगी ना। अच्छा देखिए, ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या ये पढ़े लिखे हैं? बताइए, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये पढ़े लिखे हैं? नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। आप उनके एक्शन देखिए, आप उनके बात करने का तरीका देखिए, वो एक अच्छा, उर्दू मुझे का जुमला। रजब की तो क्वालिफिकेशन का नहीं पता, मगर नहीं, हो रजब सकता है कौन है? वो रजब नहीं है, हो सकता है वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा हो, पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करता हो, ये भी तो हो सकता है। ये लेकिन नहीं ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर पंजाबी पंजाबी ही की तरह बोलें, उर्दू जो है वो उर्दू ही की तरह बोलें, अंग्रेज़ी जो है वो अंग्रेज़ी ही की तरह बोलें। आप उर्दू में पंजाबी मिक्स कर दें, पंजाबी में आप उर्दू मिक्स कर दें, वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे वो पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर का बात कर रहा था, वो भी अक्सर यही करते हैं, उर्दू में पंजाबी मिक्स कर देते हैं, पंजाबी में उर्दू मिक्स कर देते हैं, फिर अंग्रेज़ी मिक्स कर देते हैं, गटमटैया कर देते हैं, ये उनका वर्ड है गटमटैया। तो वो चीज़ों को ऐसा गुड मुड करते हैं, देखते हैं, तो ये हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यार, कि अगर आप ये चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, आप ऐसा कंटेंट लेकर आइए जो कि लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सके। अभी आप जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं ना, पर्सनल लाइफ आप लेकर आते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, इससे लोगों में मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। किस तरह वाला? ये देखें, एक बंदा है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता चीज़ें, वो उसका वो बेटा, उसका जो भाई है, बहन, उसको बार बार कही जा रही है नहीं, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये जो कंटेंट है समहाउ, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कुकिंग कंटेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने कोठियाँ बना ली हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ ले रही हैं, और एक से एक उसके बाद दूसरे तीसरे चैनल भी उनके बनना लाहौर के ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि कुकिंग के बड़े अच्छे शोज़ कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। अब वो इसी से कमा के, इसी यूट्यूब से कमा के आगे पैसा मज़ीद इसी सोशल मीडिया पे लगा भी रहे हैं। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आपकी शो हैं माशाल्लाह आ रही होती हैं, वो इट्स एन अमेजिंग थिंग। बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि हमारे यहाँ ये जो पॉजिटिव कंटेंट है, लोग उसके ऊपर भी काम करें। लेकिन मेरी एक क्वेश्चन है आपसे, हमारे जो लोग हैं वो कितना पॉजिटिव कंटेंट देखते हैं? बताइए। कंट्रोवर्शियल ऐसे आई चीज़ें, वो गया जी, आज बात हो रही है जी, फिज़ा अली ने शादी कर ली, वो कंटेंट वायरल हुआ है। मतलब वो चीज़ें कही है, एक वर्ड किसी बंदे ने यूज़ कर लिया, जी गोल्ड डिगर हैं, ये इस तरह से वो कंटेंट वायरल हुआ है। मतलब आप उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी एफर्ट नहीं देख रहे उस बंदे की कि यार उसने कितनी एफर्ट की है, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर गया हुआ है। आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट पे लोगों ने जो है ना वो नीचे, अच्छा हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन लोग निकालते हैं ना, हमारे यहाँ लोग जो है ना उनको कोई चीज़ चाहिए कि वो नीचे, अब देखें नेगेटिव कमेंट्स सारी चीज़ें चल रही होती हैं, नीचे लोग जो है वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, और वो गालियाँ दे रहे हैं, वो अगला दूसरी शुरू हुआ है, तीसरा। अब आप एक चीज़ भी समझें कि जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ना, वो इंगेजमेंट को लाइक करते हैं। वो कहते हैं यार, उनको तो नहीं पता कि गालियाँ चल रही हैं नीचे सोशल, अब फेसबुक को क्या पता कि नीचे गालियाँ चल रही हैं। वो तो कह रहा है कि यार ये इंगेजिंग हो रही है पोस्ट, इसमें कुछ कंटेंट है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो सोशल मीडिया फेसबुक का प्लेटफॉर्म है ना, वो इंगेज कर देगा, उसकी रीच बढ़ा देगा। तो जब ये हमारे लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, अब पॉजिटिव कॉन्टेंट लोग बहुत कम देखते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी बहुत सारी सिंगल मदर्स को, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी माएँ हैं जो कि अपने बच्चों के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रही हैं। उन्होंने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कुकिंग में आई, चीज़ें की, घर बैठ के खाने बनाए। कई ऐसी सिंगल मदर्स हैं जिनको अपनों ने छोड़ दिया और उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए,
इवन ये जो कुकिंग वाला एलिमेंट है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग है और बहुत सारी चीज़ें जो वो कि अपना काम करें, जो मैं समझता हूँ कि इनको सैल्यूट करना चाहिए। मतलब पॉजिटिव काम भी हो रहा है जहाँ पे आप बता रहे हैं, वहाँ पे उसी तरह से कुछ वल्गर काम भी हो रहा है, गलत काम भी हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ऑडियंस है इसको किस तरह से समझाया जाए कि इसको अपनी ऑडियंस में मतलब अब जो है ना एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि किसके कंटेंट को देखना है, क्योंकि जो वो देखेंगे वो तो उनको लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि क्या हमारा है, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मगर साथ साथ अहमकाना हरकत तो है ना कि आप उसको व्यू दे रहे हैं। आप भी तो ये कर रहे हैं कि व्यू भी दे रहे हैं आप उसको। परफेक्ट। स्टार तो आप बना रहे हैं, एक बंदा व्यू दे रहा है, स्टार बना रहा है। रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको किस तरह से हमारा ट्रेंड चल रहा है। एक खातून एक पिक्चर लगाती है, नीचे लाइक्स कमेंट और बहुत ज़बरदस्त। अब मेरे जैसा एक बंदा पिक्चर लगा दे, कहाँ लाइक आएंगे, मतलब कहाँ कमेंट आएंगे। तो वो लोग जो हैं एक्चुअली वो चीज़ें देखना चाह रहे हैं। बहुत सारी हमारी जो खवातीन है बहुत अच्छा यही अगर आपको लड़की के कपड़े पहना दिए जाए तो वो पिक्चर ऐसे ऐसे भागना शुरू हो जाएगी। Exactly, हाँ, exactly. तो उसको फजूल में वायरल कर देंगे। मतलब हाँ। किसी को बिगाड़ दो, किसी का कैरेक्टर चेंज कर दो, किसी का मजाक उड़ा दो, किसी की तजलील कर दो, तो वो और किसी की फोटो ऊपर लगा के खुद अपनी कमेंट्री शुरू कर दो, नीचे चीजें चलती रही। भाई कंटेंट उसका काम, उसका कमेंट्री तुम्हारी और करके पैसा व्यू और व्यूज बना आगे है, नाम उसका यूज करके और ज्ञान अपना ऐसा दे रहे होते हैं व्यू बनाते वक्त कि जैसे उन्हीं के फूफी के बच्चे हैं। हाँ। ठीक है भाई, तुम चाचा कुकड़, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तुम फूफी बिल्किस, तुम बैठ के बोली जा रही हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम बैठ के किसी सेलिब्रिटी को या किसी बंदे को वो ओवरले लगा के उसकी पिक्चर या उसकी वीडियो उसको आप बोले जा रहे हो जैसे आपके ज्ञान से दुनिया चलती है ना। बड़ा आसान है ना फिजा। देखिए आप एक सेलिब्रिटी हैं, कोई बंदा उठे आपके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे, जो कि मैं देखता भी हूँ सोशल मीडिया पे, एक दो बड़े कोई चपड़ीस किस्म के लोग हैं वो करते भी हैं। अब वो क्या करते हैं, वो उधर से ही व्यूज़ कमा लेते हैं क्योंकि उनको पता है यार कि ये फेमस है। मैं इसके ऊपर बात करूँगा, लोगों ने जो है वो मेरी तरफ सुनना है। देखिए ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपके चाहने वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो तनकीद करने वाले भी होंगे, हर जगह होते हैं। तो चीज़ें चलती हैं। जैसे अब आपका वो क्वेश्चन था कि किस तरह सब कॉन्टेंट को चेंज किया जाए। देखें पॉजिटिव कंटेंट जो है ना उसको डालना ज़रूरी है। आप पॉजिटिव कंटेंट डालते रहें, एक टाइम आएगा कि हमारे जो लोग हैं ना वो पॉजिटिव कंटेंट देखना शुरू कर देंगे। अभी भी बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, आपके चैनल में देखता हूँ और 2-3 बहुत अच्छी एग्जांपल हैं। किड्स टीवी है और बड़े अच्छे लोग हैं जो कि अच्छा कंटेंट डालना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा फिजा, अगर हम पॉजिटिव कंटेंट नहीं डालेंगे ना तो इंतशार, ये जो गालियों वाला कल्चर है, बाकी सारी चीज़ें हैं ना, ये और चीज़ें जो हैं इन होना शुरू हो जाएंगी। लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। आप देखें हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमारे पास कोई नई कंट्रोवर्सी आ रही होती है। हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, हम उसी के ऊपर चीज़ें हमारी चल रही होती है। हमें मज़ा आ रहा होता है कि यार ये कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या अपडेट्स हैं यार। कितने हमारे यूट्यूबर हैं वो एक ही कंट्रोवर्सी पे 40-40 50-50 जो है वो एपिसोड कर देते हैं, 20 एपिसोड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां से व्यूज आने। गेम एक्चुअल जो है ना वो व्यूज की है, वो गेम जो है ना वो वायरल होने की है। व्यू ही पैसा दे रहा है। इसलिए सारे ये जो भाग दौड़ है, जो कोई भी बैठ के ज्ञान देगा वो व्यूज का यार, उससे पैसे उनके चल रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है। थैंक यू सो मच। और आपके साथ हम अभी मिलते हैं मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैं आपको कोई ना कोई एक ऐसे इंसान से मिलाती हूँ, कोई ऐसी यूनिक स्टोरी आपके सामने मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ जो बड़ी रियलिटी बेस होती है और बड़ी शानदार भी होती है, क्योंकि किसी की स्ट्रगल होती है, किसी की इमोशनल होती है। और अभी जो मैं स्टोरी आपको बताने लगी हूँ ना, मेरी टीम जो है जिन्होंने मुझे जो बताया, जो समझाया, जो अभी पूरा कंटेंट बता के भी गए, मेरी टीम के जो नदीम साहब हैं, हेड हैं हमारे कंटेंट के, और मेरे प्रोड्यूसर अली राना। मगर मैं आप सबको, मेरी टीम समेत को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस पर्सनालिटी के बारे में आपने मुझे डिटेल दी है, जो बताया है, उनसे अभी मिल के इस प्रोग्राम में मुझे पता चला कि ये कौन है। जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी तो मेरे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स थे, फ़ोटोग्राफ़र्स थे, कुछ ऐसे मॉडल्स थी जिनके साथ में मैं काम करती होती थी। एक टीम होती थी, सब मिलके मुझे सजाना, मुझे स्टार बनाना, मेरे पीछे एक पूरी एफ़र्ट होती थी मेरे साथ, जो मुझे फ़िज़ा अली बनाती थी। उनमें से एक शख्स जिनका नाम बॉबी, और उन्होंने मेरे बड़े शूट्स पे मेरा साथ दिया, बड़ी टीम का हिस्सा रहे, हर तरीके की स्ट्रगल इनकी मैंने देखी है और बहुत मेहनत करते हुए देखा है इनको मैंने। मगर आज मैं इनको जिस रूप में देख रही हूँ,
वो बॉबी नहीं है। आज इनके अंदर का जो एक इंसान है उसकी एक औरत की शक्ल भी मैंने आज देखी है, जिसमें मुझे आज ये पता चला है कि ये एक परफॉर्मर हैं, एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और एक्टर, टिकटॉकर भी हैं और बड़ा अच्छा काम करके अपना नाम बना रही हैं बड़े पॉजिटिव कंटेंट्स के साथ और अपने हुनर को दिखा के। तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ उनसे जिनको मैं एज बॉबी जानती हूँ कोई 15-20 सालों से, और आज मैं उनके साथ मिल रही हूँ तो मैं आज उनका दूसरा चेहरा देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सही बोला है आपके बारे में? बिल्कुल सही बोला आपने। हमने तो बड़े काम किए हैं। जी हाँ। और बॉबी के साथ बड़ी बातचीत, बॉबी बड़ा रौनकी। जब मैं बहुत थक जाऊँ तो बॉबी ने बोलना कितना हंसते थे कि बेबी को पानी पिलाओ, बेबी का ख्याल रखो, बेबी को धूप नहीं लगनी चाहिए, बेबी को पफ करो। और वो मेकअप आर्टिस्ट भी है, वो हर फन मौला है, वो बड़ा दोस्तों में घूमने फिरने वाला, काम करने वाला, मेहनती। आज ये नया रूप देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था आपके अंदर की कोई एक औरत भी है जो आप ऐसे स्टार बन के मेरे सामने बैठ जाएगी। व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड? वो बॉबी कहाँ है और आप अब क्या है? वो बॉबी तो मदर की डेथ के साथ ही मेरे ख्याल से वो भी चला गया दुनिया से, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ मेरा रिवेंज भी था। तो शायद ये हाइड ही रहती है औरत, लेकिन वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि इसको लाना पड़ा सामने फैमिली को बताने के लिए कि ठीक है। फिर नहीं, आप तो अपनी अम्मी के साथ, फैमिली के साथ सब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना? इन 2018 ना उनकी डेथ हो गई थी, और फिर ऐसे ही सूरज आ गया बिल्कुल सर पे ऐसे। तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ी, एक बड़ा हार्ड टाइम गुजरा उसके तो एक साल बाद। फैमिली वालों को जब ये चेहरा दिखाया तो बहुत वावेला मचा। मैं कहा अब मौका है मुझे बोलने का। फिर मैं कहा ठीक है। जब ये माँ नहीं थी सर पे, जिसकी बड़ी लाडली औलाद थी, आपको सबको पता है, आप लोग भी तब लाड करते थे, तो अब आप कैसे गायब हो गए? कैसे आपने कॉल तक नहीं पूछी कि ठीक हो, उदास तो नहीं, कुछ खाया है कि नहीं, बीमार तो नहीं हो? नहीं पूछा। काफ़ी अर्सा 4-5-6 महीने बल्कि साल तक देखा मैंने। और फिर जब मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, वो भी हमारे क्राइसिस ज़रा आ गए थे, डाउनफॉल था, प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, तो फिर किसी ने साथ नहीं दिया। तो फिर मैं कहा ठीक है, दिल लगाने के लिए टिकटॉक पहले बनाई मैंने, मेल वाले उसमें भी। फिर मैं कहा नहीं, एक तो मेरा दूसरा रूप है, उसको भी ले आओ, जो टैलेंट है, अगर वो आप जो जिस तरह लड़की की तरह आप एक्ट करते हैं, एक्टिंग है, डांस है, तो मैं को उसको लाते हैं। वो मैंने किया तो मेरा अपना एक तो आउटलेट भी हो गया, तो लोगों को भी पसंद आया, बड़ी पजीराई भी मिली। और घर वालों को पसंद आया? घर वालों ने साथ दिया, बड़ी बात सपोर्ट हुई किया? सुनने को दाएं बाएं से, फलाना मामू ये कह रहा था, उनसे कहा अच्छा है, और जब कुछ किसी ने ये कह दिया, कजन्स बता रहे हैं, मैं कहा ठीक है कहने दो, अब कहना ही बनता है उनका। ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का शिकार हुए? ये साथ ही हो गया 18 के बाद, भाई की डेथ के बाद तो वो कोरोना स्टार्ट हो गया, अब उसका भी खौफ है। और तो बड़ी एंजाइटी की मुझे हो गई थी प्रॉब्लम, एकदम हार्ट बीट तेज़ हो जानी, और फिर मैं दूसरी से अपने आप को कंट्रोल करना। और तब वो थोड़ा अकेले रह रहे थे। भाई को भी मैंने भेज दिया था उनको अपनी वाइफ के पास, क्योंकि हमारे डाउनफॉल चल गया था। तो फिर भाई को मैंने कहा आप कब तक मेरी पैरा देंगे, खाला का घर करीब ही है, कोई नहीं, शाम को रोटी खाने जा सकता हूँ मैं, तो आप फिक्र ना करो, जाओ अपने बच्चों को टाइम दो, मेरी वजह से उनको ना आप इग्नोर करें। तो वो फिर भाई उधर इस्लामाबाद चले गए। फिर ये रूप कैसे बदला? ये किसने आइडिया दिया? किसने आपको इस तरह तैयार किया? ये शक्ल कैसे बनी? ये एक है मज़े की बात, ये बड़े अरसे बाद एक दोस्तों में मुलाकात थी, वो उन्होंने यानी कि सलोन किया अपना दोबारा रन, तो मेरी एंट्री हुई, तो उनकी पता नहीं किसी क्लाइंट के कपड़े थे, लहंगा शहंगा, मस्ती चली थी, गाने, वो बॉबी आ गई, ये वो अच्छा चलो ये, मैं कहा क्या ये क्या दिखाओ, उन्होंने कहा लो पहन लो चेक करो। मैंने पहना, ऊपर मेरा अपना भी कोई ब्लाउज था, मैंने वो पहना, और कुछ वीडियोज़ है मैं कभी आपको अकेले में दिखाऊंगी। तो वो फिर उधर वो गाने किए, डांस किए, मैडम नूरजहाँ का गाना था, वजह टोल गई मैं डोल उसको मैंने किया। फिर वो चलते चलते बस मैंने दिल खुश करते करते वो फिर औरत बाहर ही आ गई। मैं कहा आने दो, कब तक अंदर दफन रहेगी। अभी हिस्ट्री बाय नाइट्स में आप परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है? तो कैसा वहाँ तक कैसे पहुँची? तो जॉब है आपकी प्रॉपर? जी हाँ। वहाँ तक ये टैलेंट कैसे पहुँचा? वहाँ एक हमारे फ्रेंड हैं, वो थिएटर करते रहे, महमूद बशीर, वो कथक क्लासिकल डांसर भी कथक के, खैर अब तो नहीं करते, वो अपना एक उनके मेमोरियल आया हॉस्पिटल है उनका, वो संभालते हैं, मदर फादर का एक उनका है, वो हट गए इस साइड से। लेकिन उन्होंने थिएटर भी किया हुआ, तो एक डायरेक्टर जिनके साथ उन्होंने काम किया था, वो इसमें सारी अरेंजमेंट कर रहे थे, यानी कि
चीज़ें वीज़ें सारी कराते थे, करैक्टर सारे, उनको कपड़े ये वो चीज़ें बताना किस तरह। उन्होंने कहा कि हमें ये ना चाहिए कुछ शाही कनीज़ें, ख्वाजा सरा जो पहले होती थी हिस्ट्री में, हरम में, ठीक है, जनाना हरम में वही फिरती थी। ऐसे ही आप कोई मैसेज या कोई चीज़ भेजनी है मर्दाना उनके साइड थ्रू पे, होती तो वो लेके मैसेजेस सारा या चीज़ें, हाँ connection जी, उनके से, हाँ एग्जैक्टली, जी। तो ये कनेक्टेड थे, तो वो कैरेक्टर हम कर रहे हैं वहाँ पे। वाह 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 जी वाह। हाँ। तो आप अच्छा सही है, आपको मज़ा आ रहा है वहाँ हाँ, पे, मेरे रिस्पॉन्स तो अच्छा मतलब मिल का रहा है। काम एक तो शाम का है और फिर तैयार होना है, हाँ। और आवाम को फेस करना, तो आई लव माई जॉब, बहुत मज़ा आता है। वाह। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ, अब मैं आपको ना अपने गाने भी परफॉर्म करवाऊंगी यहाँ पे, शाला प्यार। शाला, हाँ मेरा बड़ा फेमस गाना है, वो लोग पसंद वाओ। करते हैं, मगर उससे पहले मैंने आपसे और भी बातें करनी है। जी जी। अच्छा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? साथ साथ अब ये भी बताइएगा कि क्या सोचा आपने, क्योंकि जो आपके फैंस हैं वो देख रहे हैं आपको, आप उनको मैसेज दें। फ्यूचर्स के प्लान थे कि पहले सोचा था कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, बाहर के अब्रॉड चली जाऊँ, और क्योंकि अब यहाँ पे तो यादें हैं, चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये है कि मदर की ग्रेवयार्ड यहाँ पे है, तो मैं एक जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इस मगर वजह अम्मी से। की दुआएं तो आपके साथ रहेंगी ना, आप तो जहाँ पे भी जाएंगी। हाँ, वो मैं जो जाती हूँ जैसे जुम्मे को या ऐसा, वो फिर मिस हो जाएगा, तो कोई नहीं होता है, इतना लेकिन प्यार फिर करती हैं? जी बहुत ज़्यादा। वाह रोज़। अच्छा, तो ये एक और स्टोरी भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये पता कैसे लगा आपको, कि आपको ये खुद कैसे पता लगा कि मेरे अंदर एक कंप्लीट औरत है? बहुत छोटी थी, हम लोग तो गुलबर्ग में रहते थे, मिनी मार्केट, जहाँ पे एक मदर ट्रीजा का भी होम है, बिल्कुल साथ वॉल टू वॉल घर था। नानी मेरी की बिल्डिंग थी लिबर्टी मार्केट में, तो वहाँ उनकी बिल्डिंग में एक बंगाली फैमिली भी तब रहते थे, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे थे, अब तो चले गए, मूव कर गए, लाहौर में नहीं है। बड़ी वैरायटी थी, पारसी रहते थे, ईरानी फैमिली थी, खैर वो नेबर थे। उनकी बेटी मेरी फ्रेंड भी थी, अब उसका कोई दुल्हन वाला ड्रेस था, उसकी बड़ी बहन ने मुझे ना वो पहना दी, और बड़ा हंस रही ही, और मेरी अम्मी के पास ले गए। अब मैंने उनको ऐसे कहा ठीक है बेटा अब आप जाओ, और मुझे कहा कि उतारो कपड़े, और डांटा। अब मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अम्मी ने मुझे डांटा, तो मैं कही कुछ बात ख़राब है, वो पहन रही, मैं क्यों? तो मुझे एहसास ही नहीं कि मैं लड़का हूँ तो मुझे नहीं पहन सकना या क्या है। अब फिज़िकली वो और सीन है, इंटरनली एक और मसला था, तो फिर वो तब पता लग गया था। काफ़ी लाइक्स आपकी ऐसी चीज़ें लड़कियों वाली अच्छी लग रही हैं, किसी का दुपट्टा अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स से पता चला? फीलिंग से पता चला। अब वो बताया भी गया कि तुम ये चूज या पसंद करे, आप तुम्हें पिंक कलर क्यों अच्छा लग रहा है, ब्लू होता है, ब्लू होता है। मैं क्यों, मुझे पिंक पसंद, मुझे इस तरह की पिंक में कोई चीज़ लेके तो दे। इसका मतलब घर वालों को भी लेट पता चलता है? घर वाले कहते हैं कि ये लड़कियों में उठने बैठने से इनको आदत हो गई है। आदत कैसे नहीं, आदत नहीं पड़ती किसी को, कैसे कोई अपने आप को अगेंस्ट जा सकता है, ये आप फीलिंग्स से जज करते हैं? फीलिंग से है। अच्छा, तो फिर ये किस उम्र में आपको पता चला? कोई आप 12, 15, 16? वो जो इंसिडेंस था, वो जो कपड़ों वाला था, वो तो 7 साल की उम्र थी। अच्छा, बहुत छोटी थी। हाँ। 11-12 में पता लगने लग गया था। आई वाज सो हेल्दी। एक तो आपके फिगर ने भी आपको फंसाए रखा है, यानी कि अब कई लोग उस हिसाब से भी आपको अटैक करते थे कि आपको मज़ार मोटे कोई कुछ छेड़ूँ, तंग करूँ, कुछ इस तरह थी। क्या सोच होती थी, कुछ थे लोग इस तरह करते थे तंग। अच्छा, ये भी कहानी होती जी थी? हाँ, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी भी कि अच्छा ये इस तरह है, ये इधर आप में यानी कि इनके अलावा भी इधर भी इनका ध्यान, यानी कि शायद ऐसे ही है, कोई आपको ऐसे कर रहा है, यानी कि विस्लिंग या कुछ ऐसे, तो फिर लगता था कि शायद इस तरह ही है इनको, वो ज़हन बनता गया। लेकिन कभी अल्लाह माफ़ी दे, स्पिरिचुअल साइड थी ज़रा, वो हावी रही शुरू से ही। अपने आप में गुम थे कि डांस का शौक है, अपनी चीज़ों में, उधर तो ध्यान गया ही नहीं दूसरी चीज़ों पे। तो आप डांस शुरू से करती हैं? डांस शुरू से ही है। तो वालदा मना करती थी कि नहीं डांस हाँ, नहीं वालदा करना? मना तुम्हें? करती थी, वालदा मना करती थी, बस कहती थी, क्योंकि एक दफ़ा शादी में की फैमिली में मैंने एकदम सरप्राइज़ दे दिया, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे बुरा हाल होगा। अम्मी ने फिर वापस घर आके बहुत मेरी बेइज्जती की, मार भी पड़ गई थी, तकरीबन 1 आध थप्पड़ पड़ गए थे कि भाई वगैरह भी गुस्सा करते थे? जी, भाई भी गुस्सा करते थे? भाई भी बहुत गुस्सा था। एक दफ़ा भाई रूम में सो रहा था, और उसी रूम में ना बल्ब ड्रेसिंग टेबल के आगे साइड पे लगा हुआ था बड़ा सा, और उसके आगे मैं ना आईब्रोज बना रही, मुझे लगा कि कुछ नहीं तो बनाते हैं। तब कुछ जब राधा को और मीनाक्षी को देखा तो उनकी आईब्रो ऐसे अलफ मदार टाइप थी, तो मुझे पसंद भी थी, वो दोनों क्लासिकल डांसर थी। तो मैं भी ऐसी बनाऊँ। अब बातें भी होती थी, मदर की ब्यूटिशियंस आती थी, वो करती थी चीज़ें, तो वो मेरे अंदर भी कि मैं कहा अच्छा मैं तुम्हें एकदम पकड़ के पतली बारीक आईब्रो कर ली, और जो जूते पड़े, जो जलालत हुई। उन दिनों मेरी नानी की भी डेथ हुई थी, तो कराची जाना पड़ा था,
तो हमें सर्दियाँ थी, फॉग थी, तो फ्लाइट नहीं मिल रही। अम्मी तो पहले गई थी नानी के साथ, तो वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनकी डेथ हो गई। तो हम जब गए 3 दिन बाद, तो बस वो मेरे लिए वो बड़ा डेंजरस टाइम था, जब पूरी फैमिली ऐसे 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 हैं, इससे आईब्रो बना ली, ये काफ है, सीन रे है, ये है। तो वो सुन के अजीब लगा, वो भी अम्मी के सामने कह दे किसी ने, ये कैसी बात नहीं है। ओह, लास्ट रूम में एक कॉर्नर वाला बेड था, उसके ऊपर जाकर छुप के पूरी नानी की डेथ का भी दुख, ऊपर से इन लोगों की बातें। और मैं वो छोटी सी एज में बहुत, आई वाज सो डिस्टर्ब, 12 साल एज थी तब, बहुत तकलीफ थी वो। और अम्मी आई दुख में मुझे कहती हैं, तुमने आईब्रो बना ली है ना, नानी का दुख, और तुमने क्या हरकत की है, उफ। और वो मेरी गलती थी, तो क्या फिर था। जब पढ़ाई, आपका सिचुएशन, ये सब तालीम का क्या सिस्टम था? तालीम अच्छी चलती रही, स्कूल जाती थी? हाँ, स्कूलबर्ग में था कॉलेज? स्कूल हमारा, हाँ, कॉलेज तक भी गए। नहीं तो आपको मतलब जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ी होंगी, कोई आपको आवाज़ कसता होगा, खुसरा, ये कभी हो जाता था मार्केट में जाओ ना, खुसरी, कोई जनखा, वो तो कराची का है, यहाँ खुसरा ही चलता है, जनाना। और वो फैमिली के कुछ, यानी कि कोई दूर के खालू होलू ऐसे, तो अब खालू तो फैमिली से आता था, और ऐसे करना कि, और वो, और एक दफ़ा में एक फैमिली थी, तो मुझे छुट्टियों में जाना पड़ा कराची। अब अम्मी नहीं, मैं वो पहले ही चली गई अकेली ना, खुद जहाज़ पे उन्होंने भेज दिया कि ठीक है। अब उधर चली गई, तो वो उधर मेरे कुछ रूप या मेरी चीज़ों पे वो मुझे ताने दे रहे हैं, कोई दूसरी साइड से आ रहा है, कोई उधर गुलशन से आ रहा है, तो वो आ रहे, हाँ औरत ऐसे ऐसे करके, ये क्या मुझे तंग करे, क्यों मुझे ऐसे कह रहे। मैं कहा मैं घर वापस जाना है, डिस्टर्ब हो गई, मुझे टाइफाइड हो गया। फिर उन्होंने फ़्लाइट पे बुलाया मुझे, फिर वो हॉस्टेस मुझे लेके आई, साथ लेके, जब छोटी एज थी। तो मैंने फिर कहा मैंने कराची नहीं जाना, अब दिल टूट गया। अजीब सी बातें, अजीब सी। अब छोटे बच्चों को आप ऐसे कह रहे हैं, आप उसको समझा दें, आपको अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है आप उसको गाइड कर दें, या गाइड नहीं हो सक रहा आप चुप कर दें, आपको इल्म नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप जहलीत का वो है ना, मैं क्या कह सकती हूँ। फिर घर क्यों छोड़ दिया? फिर घर में वालदा की वफ़ात के बाद फिर घर में थोड़ा रह लेते नहीं, या रहने नहीं दिया आपको? ये हमारा घर रहा ही नहीं, हमारे बड़े क्राइसिस चले थे, हमें मालिक मकान ने घर से निकाल दिया था, ताला लगा दिया था। और एक जगह पे प्रॉपर्टी के चल रहे हैं केसेस, वो अभी हल होने, किसी इन्वेस्टर को दी हुई, वो रजिस्ट्री आगे पीछे, बहुत डिस्टर्बेंस चली थी, बहुत क्या स्पेल था मुझे तो समझ नहीं आती, वो बहुत बुरा टाइम था। आपने एक्टिंग भी तो की है ना? जी हाँ, मैंने रबर बैंड में काम किया 3 साल, एक सिटकॉम था अहमद अली भट्ट का। जी हाँ, वो एयर वाई डिजिटल में चलता था। और मैं 1-2 मूवीज़ भी की हैं, लाज मूवी की थी, वो भी अधूरी की, यानी कि उन्होंने बाकी फिल्म से मुझे निकाल दिया। शुरू में कुछ गाने में होंगे 1-2 सीन्स में, क्योंकि लाबाली एज थी, कुछ बस शौक था फिल्म का। और अभी मैंने कॉलें कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर, मैं कहा नहीं अभी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कल मैं दोस्तों के साथ मरी आ गया हूँ, मेरा तो ये हिसाब है, आ जाओ, बॉबी बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन, सबका इंट्रोडक्शन ऐसे ऐसे बच्चा आएगा ख़त लेके। उसका बड़ा मज़े का, रऊफ़ खालिद साहब थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, फौत हो गए। उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो बनाया हुआ था कि बच्चा फिल्म के स्टार्ट में एंटर होगा और ऐसे ही ख़त लेके लड़की के लिए जा रहा है, उसे पठान ने भेजा, हिंदू लड़की थी, तो वो ऐसे जो उसको पकड़ते हैं, बच्चा हाथ नहीं आता, करते करते उसमें मेरा भी शॉट था कि मैं बच्चे को पकड़ी हाथ नहीं आता, और मैं मरी बैठी हूँ। हमने तो बड़ी एक्ट्रेस बन के ना कि मुझे शूट कर रोकेंगे मेरे लिए और बाद में सेट लगेगा, नहीं, उन्होंने फिर मुझे मूवी से निकाल दिया। फिर एक नूर की मूवी थी जो नूर बुखारी हैं, इश्क पॉजिटिव, उसमें थोड़ी बहुत काम किया है, दोस्त की मूवी थी तो किया उसमें काम, कुछ सीन किए हैं शीबा भट्ट साहिबा के साथ। अब भट्टी की बात हुई, छोटे छोटे सिटकॉम। मुझे नूर, अब तो खैर उन्होंने फील्ड चेंज कर दी, मगर नूर क्योंकि मेरी दोस्त भी बहुत प्यारी हैं और मुझे पसंद भी बहुत थी। और आपको याद होगा तो सेट पे भी उनका जो गाना था, अब क्योंकि उनकी फील्ड चेंज हो गई तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे मुझे ऐसे मत लीजिएगा, मैं बड़ा प्यार करती हूँ नूर बुखारी से, और बहुत अच्छी हैं वो, बड़े अच्छे दिल की हैं। उनकी बेटी भी मेरी बेटी के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत वाली दोस्त है, अच्छा सिलसिला, टाइम हो गया उसको, याद है, हाथों पे सजा के ख्वाब तेरे मैं चूमती रहती हूँ, बहुत प्यारा गाना है, तेरा नाम हथेली पर लिखा इसे चूमती रहती हूँ। बहुत खूबसूरत गाना है, सरोज जी ने कराई हुई कोरियोग्राफी। क्या परफॉर्मर नूर, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत, लंबा कद, वेरी टैलेंटेड, और व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ टैलेंट, दिल की भी अच्छी प्यारी इंसान है। चले क्या योंडा याद आया मुझे, ये टाइम था फिल्मों का। खैर मैं अपनी ऑडियंस को तो यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ कहूँगी।